हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेज की थर्ड स्किल राइटिंग स्किल्स की बात करने वाले हैं। अब से पहले के सेशन में हमने लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स पे बात की। आज हम राइटिंग स्किल्स की बात करने वाले हैं। तो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। दोस्तों देखिए, तो राइटिंग स्किल्स की बात आती है, बेहद इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो राइटिंग स्किल की बात हम करते हैं तो दो पार्ट इसके रहते हैं। एक होता है हैंड राइटिंग स्किल, एक होता है सेंटेंस राइटिंग स्किल्स। अब देखिए, जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही बेसिक एक कंसेप्ट है, जो कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब से लेकर के और जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वो चलती रहती है। लेकिन बेसिकली आप जो बचपन में सीख रहे होते हैं, वो जो चीजें आपको बताई जाती है कि लैंग्वेज को किस प्रकार से आपको शब्दों को लिखना है, कैसे आपको उनका फॉर्मेशन बनाना, वो सारी चीजें, वो हैंड राइटिंग एक अलग से पार्ट रहता है। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज को, जो आपने जो आप सीख रहे हो उसको प्रेजेंट किस फॉर्म में करें, जब आप वाक्य के रूप में किसी भाषा को बोल रहे होते हैं तो वहां पे आप किस अंदाज में वाक्य बनाएं, किस तरीके से वाक्य बनाएं, वाक्य कैसे होना चाहिए, वो एक अहम जो है पार्ट इसका रहता है। तो दोनों की आज मैं बात करने वाला हूं कि आगे आने वाले 5 से 10 मिनट हम जो है ध्यान से सुनेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला दोस्तों, और आपको काफी फायदा होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, दैट इज व्हाट, हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग की जो बात आती है तो दोस्तों कुछ टिप्स आपको मैं देने वाला हूं, जो आप अगर आप फॉलो करेंगे, आप बिगनर्स हैं, आप छोटे बच्चे के लिए भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक हायर क्लासेस के अंदर हैं तो भी आप, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होंगी, इससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। जब हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो प्रोबेबली अगर ये चीज अब जो मैं आपको बताने वाला हूं 10 से 15 दिन, अगर आप सीनियर स्टूडेंट हैं तो बड़ी क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप 10 से 15 दिन अगर इन चीजों को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत चेंज आएगा आपकी हैंड राइटिंग के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हैंड राइटिंग की हम बात कर रहे थे, तो हैंड राइटिंग में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जब भी आप लिखते हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आपको पहली चीज दिमाग में रखनी है, आपको स्पीडली नहीं लिखना है, आपको स्टार्ट जो है करना है स्लो मोड में। मीन्स आपको स्लोली स्लोली उसको लिखने की कोशिश करनी है, ज्यादा फास्ट नहीं लिखना है। सो राइट स्लोली, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, दैट इज व्हाट, वर्क ऑन बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या है, जो बेसिक हमारे लेटर्स हैं, जिनको हम कहते हैं ए से लेके जेड तक इंग्लिश में और ऐसे हिंदी में रहता है, तो वो जो लेटर्स होते हैं उनको उनको उनके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, उनकी फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। बेसिक जो फॉर्मेशन रहता है तो उसमें दो पार्ट उसके रहते हैं, कैपिटल लेटर्स में होता है, स्मॉल लेटर्स में। तो आप उनको प्रॉपरली उसको फॉर्मेशन को फॉलो करें, उसकी प्रैक्टिस करें, हर रोज हमें करना है उसको। उसके बाद अब दोस्तों क्या करना है हमें, दैट इज व्हाट, आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपको एक ऑप्टिमम गैप है वो मेंटेन करना है। देखिए, जब हम लिख रहे होते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत नजदीक नजदीक हम शब्दों को लिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना। हमने एक गैप को मेंटेन करना है। प्रोबेबली कहते हैं कि ये जो फिंगर होती है, एटलीस्ट इतना डिफरेंस आप जरूर बना के रखें दो शब्दों के बीच में, ताकि इससे फायदे बहुत कुछ होने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में अपने आप को अपने जो है आंसर्स लिख रहे हैं तो वहां भी बहुत बड़ा इसका फायदा होने वाला है। खुला हुआ, खुला खुला लिखा हुआ जो है आपको काफी नीट और क्लीन नजर आता है, और एग्जामिनर को काफी अच्छा लगता है। तो प्रोबेबली बहुत उससे उसका फायदा रहता है आपके लिए। तो एक आप एक ऑप्टिमम गैप मेंटेन करें, बहुत नजदीक नजदीक शब्दों को ना लिखें। ये जो है तीसरी चीज आपको फॉलो करनी है। थर्ड क्या है कि आपको जो भी पेन या पेंसिल आप लेते हैं उसको एक एक ऑप्टिमम लेंथ से आपको क्या करना है, होल्ड करना है। देखिए, बहुत बार हम पेन से काम कर रहे होते हैं या पेंसिल से लिख रहे होते हैं छोटे बच्चे, तो कई बार बहुत बहुत पीछे से पकड़ लेते हैं, कई बार बहुत नजदीक से पकड़ते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आपको एक ऑप्टिमम लेंथ चूज करने हैं। और वो ऑप्टिमम लेंथ क्या हो सकती है कि जहां पर आपका हाथ कंफर्टेबल हो, और वो जो है आप जो बनावट भी सही आए, और जो है ग्रिप भी अच्छी बने। दैट इज व्हाट, कि आपको एक ऑप्टिमम लेंथ जो होता है वो मेंटेन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल नजदीक नजदीक शब्दों को ना लिखते हुए एक प्रॉपर जो है चीज को ध्यान में रखते हुए, ऊपर से आप जो पेन पेंसिल लेते हैं उसको ढंग से आपको पकड़ना है, प्रॉपर एक सही लेंथ पे से आपको पकड़ना है। अगर ज्यादा पीछे से पकड़ेंगे तो आपका होल्ड उसके ऊपर से हट जाएगा, ज्यादा नजदीक से पकड़ेंगे तो ज्यादा जो है सख्त ग्रिप होगा, जिससे कि राइटिंग तो हो रही है लेकिन कई पेजेस पे उसकी जो है इंप्रेशन जाता है, वो काफी नॉर्मल पेज के लिए वो पेज को भी उस अवस्था में हम फाड़ देते हैं। दैट इज वाई कि आपको एक ऑप्टिमम लेंथ को मेंटेन करना है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि जब आप इसी से रिलेटेड है, जब आप लिख रहे होते हो तो आपका जो ग्रिप है ना वो बहुत मैटर करता है। ग्रिप बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल इन द सेंस, जब अभी अभी मैं आपको बता रहा था लेंथ की बात, तो वहां पे ग्रिप जो बात आती है तो आप इस उस जगह से, उस पोजीशन से पेंसिल या पेन को पकड़ें जहां से आप कंफर्टेबल फील करें और वो आपकी होल्डिंग प्रॉपर हो। ठीक है, अगली बात हम करने वाले हैं
जब भी आप लिखाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप जो पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल शार्प एंडेड होनी चाहिए। कई बार बहुत मोटी पेंसिल होती है आगे से, जिससे कि प्रॉपर फॉर्मेशन, प्रॉपर बनावट बनती नहीं है, उसकी सिमेट्री पे फर्क पड़ता है। दैट इज वाई काफी मोटे मोटे शब्द आते हैं, कहीं काफी पतले पतले, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए, पैरेलल चलने चाहिए वो चीजें। उसके लिए आपको एक शार्प एंडेड पेंसिल हमेशा रखना चाहिए, शार्प एंडेड पेंसिल का यूज करें। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही ये जो है कारगर जो है ट्रिप है, जो कि उनको डेफिनेटली फायदा देने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेंटेन करना है आपको एक पर्टिकुलर गैप को। देखिए होता क्या है, गैप इन द सेंस की एक रेशियो होता है। जब हम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर शब्द को, उसमें एक लेटर हमारा होता है कैपिटल, और उसके बाद हम जो लेटर लिख रहे होते हैं प्रोबेबली वो क्या होता है स्मॉल। और ऐसा भी होता है कि हम कर्सिव राइटिंग लिख रहे होते हैं तो वहां पे स्मॉल लेटर भी कई सारे क्या होते हैं, वो उनकी हाइट ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होती है, और दूसरों की छोटी होती है। तो जो टॉल लेटर है और जो स्मॉल लेटर है, दोनों के बीच एटलीस्ट कितना जो है रेशियो होना चाहिए, 2:1 का। मतलब अगर मान के चलते हैं, अगर एक लेटर की हाइट हमने बात की, हमारे पास ए है, अगर हमने ए की बात की, ए की हाइट ये है, आपको लिखना है एल, तो एल की हाइट इससे डबल होना चाहिए एटलीस्ट। दैट इज समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना कि जो आपका टॉल लेटर है उसकी जो है वो स्मॉल लेटर से कैसा होना चाहिए, थोड़ा डबल होना चाहिए हाइट में। दैट इज वाई ये मेंटेन करना है, जिससे आपका शब्द अच्छे से दिखाई देता है। नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज प्रैक्टिव कर्सिव राइटिंग। दोस्तों बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि कर्सिव राइटिंग नहीं, जरूरत नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्सिव राइटिंग आपकी राइटिंग को काफी अच्छा बना देती है, तो आपको कर्सिव की प्रैक्टिस करना चाहिए, काफी इजी होता है। अगर ये कर्सिव राइटिंग में बात करता हूं, आजकल मार्केट में बहुत तरह की बुक्स और प्रिंटेड भी मिलती हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 से 15 दिन की आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन बदलाव आपकी हैंड राइटिंग के अंदर लेके आएगी। आप ये चीजें, ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी हैंड राइटिंग में काफी सुधार नजर आएगा। दोस्तों ये था एक हमारा बेसिक पार्ट, जो कि हमारी राइटिंग स्किल्स पे हम बात कर रहे थे, जो सबके लिए जरूरी है, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटे बच्चे हैं, सभी लोग अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो फायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम आगे की बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साथ में क्या मेन टॉपिक हमारा क्या है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट। अब राइटिंग स्किल्स की बात जब आती है तो ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा रीडर जो होता है वही हमेशा एक अच्छा राइटर भी होता है। तो हमें राइटिंग रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की सारी टिप्स जानी, डिस्कशन में किया। तो जब आप एक अच्छे रीडर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक राइटर भी अच्छे होने चाहिए। और राइटर अच्छा वो होता है जिसकी भाषा, जिसकी शब्दावली, या जिसके लिखी हुई जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए यहां पर हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट में सेंटेंस राइटिंग की, एक लैंग्वेज को प्रेजेंट करने की। आप अपने आइडियाज लिखना चाहते हो तो आप लंबे लंबे जो लेंथ सेंटेंसेस बना रहे हैं, आप डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्ली सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, ग्रामेटिकली उसमें गलतियां हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहद बेकार साबित करते हैं। तो आपको राइटिंग स्किल्स को अगर ठीक करना है तो आपको सेंटेंस जो राइटिंग है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो आप सोचते हो वैसा ही आप लिखते हो, वैसा ही आप बोलते हो। दैट इज वाई तो आपको अपनी सेंटेंस राइटिंग को सुधारना है। और सेंटेंस राइटिंग में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, कुछ 3-4 टिप्स यहाँ पे आपके लिए हैं। ये प्रोबेबली उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, बड़े हैं और बेसिक चीजें जो कर चुके हैं, तो वो लोग इस तरफ पूरा ध्यान देंगे, तो ये टिप्स फॉलो करेंगे तो काफी फायदा होने वाला है। देखते हैं पहला टिप इसमें क्या करना आपको। जब सेंटेंस आप लिख रहे हैं, आप अपने मन के विचार लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो ध्यान रखें आपको एक शब्द होता है देयर। शब्द काफी अच्छा है, लेकिन प्रोबेबली कई बार क्या होता है सेंटेंस के बिगिनिंग में हर जगह मोस्टली लोग हम देखते हैं कि देर से लगाकर देर का यूज करते हुए सेंटेंस शुरू करते हैं, देर इज, देर वॉज, देर आर, लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, इस देर के यूज को मिनिमाइज करना, कम से कम यूज करना है। देखिए कैसे इसके यूज को अवॉइड करना है। एक सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, देयर इज अ पार्टी एट माई होम, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे घर पे एक पार्टी है, तो आपने कहा देयर इज अ पार्टी। इसी सेंटेंस को अगर आप थोड़ा सा इफेक्टिव वे से लिखना चाहिए, अच्छे शो करना चाहिए कि आप एक अच्छे राइटर हैं, आपको लिखना भी आता है, प्रेजेंट करना आता है अपने लैंग्वेज को, जो एक्सप्रेस करना आता है अपने आइडियाज को अच्छे सेंटेंस में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, माई होम इज होल्डिंग ए पार्टी। सो दिस इज मच बेटर। ये ज्यादा करेक्ट, ज्यादा बढ़िया है, करेक्ट दोनों अपनी जगह, लेकिन ये इतना ज्यादा वर्क नहीं करता। ये सेंटेंस जो सेकंड वाला है इसका, ये ज्यादा बेहतर माना गया है। दैट इज वाई क्या हमें कई बार आदत होती है बार बार देर का यूज करने की। देर आर सो मेनी थिंग्स इन माई होम, देर इज दिस इन दिस रूम, लाइक दिस। तो आप सीधा आप देर का यूज करने से बचें, सेंटेंस के बिगिनिंग में इसके यूज से बचें, मिनिमम इसका यूज करने की कोशिश करें।
सेकंड टिप दोस्तों आप लोगों के लिए, दैट इज डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। अब आपको उधर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, अपने आप में एक अलग टॉपिक है जो कि ग्रामर में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें। तो क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं, प्रोबेबली हम देखते हैं, जैसे डू नॉट को लिखते हैं डोंट, है ना, बोलते हैं सही, डोंट, डिडंट, शुडंट, वंट, वाजंट, आरंट, लाइक दिस, ये सभी कैसे लिखे हुए कुछ मैंने यहाँ पे, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है इनको। तो इन कॉन्ट्रैक्शंस का यूज भी आपको क्या करना है, करने से बचना है। एक अच्छा राइटर जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को यूज कम कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को समझ में चीजें नहीं आती हैं। तो आप अगर लिख रहे हैं कुछ तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप एक अच्छा राइटर नहीं हो सकते हो, दैट इज वाई। तो आपको क्या करना है, आप एक वाक्य हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक वाक्य यहाँ पे है, आई डोंट लाइक ईटिंग जंक फूड। अब आप ये कहते हो कि मैं जंक फूड खाना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने यूज किया आई डोंट लाइक। तो डोंट, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन डोंट का वो इंप्रेशन नहीं होता। एक राइटिंग स्किल्स की जो बात करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आपको उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए। क्या होता है वो, आई डू नॉट लाइक ईटिंग जंक फूड। तो डोंट को आप रिप्लेस करें डू नॉट से, दिस इज करेक्ट वन, दिस इज मच बेटर। ये ज्यादा इंप्रेसिव है, ठीक दोनों है, बट दिस इज मच इंप्रेसिव as far as the reading writing skills are concerned. नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है आपको अवॉइड करना है कुछ शब्दों को। जब हम बोलते हैं तो बहुत बार मैं देखा हुआ लोगों को ये शब्द बार बार यूज कर रहे होते हैं, जैसे वेरी है, रियली है, अलॉट है, इस तरह के शब्द, न जाने ऐसे कई सारे शब्द और भी होते हैं, तो प्रोबेबली ये शब्द होते ही हैं। तो देखते हैं ये शब्दों का यूज भी, इन वर्ड्स का यूज भी आपको नहीं करना चाहिए। कई बार अननेसेसरी यूज हम लोग कर देते हैं शब्दों का, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही होती है। अब देखिए कुछ वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला वाक्य है, आई थिंक दिस टास्क इज वेरी हार्ड, है ना। अब आपने कहा मुझे लगता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। अब देखिए हार्ड जो शब्द लिखा हुआ आपने इसके साथ साथ लगा दिया वेरी। अब ये वेरी हार्ड वाक्य गलत नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं कहा जाता, ये अच्छा नहीं कहा जाता। आपको वेरी को हटा के क्या लिख सकते हो, और हार्ड दोनों के स्थान पर आप लिख सकते हो डिफिकल्ट। इनको रिप्लेस करने वाले हमारे पास शब्द होते हैं, वो वोकैबुलरी होती है जो कि हम इंप्रूव करते हैं, सीखते रहते हैं। तो आप इसको रिप्लेस कर डिफिकल्ट से, मच बेटर हो जाएगा सेंटेंस। जैसे आई थिंक दिस टास्क इज डिफिकल्ट, सो दिस इज मच बेटर, ये ज्यादा बेहतर वाक्य बनता है। दैट इज व्हाई आपको अवॉइड करना है वेरी को। नेक्स्ट अगला वाक्य हम देखते हैं, रियली को लेकर के, हिज स्टेटमेंट वाज रियली कंट्रोवर्शियल। अब देखिए कि उसका जो वक्तव्य था वो कैसा था, बहुत ही कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला था, रियली वास्तव में। मतलब अब देखिए आपने रियली का यूज किया है, अब इसका यूज अननेसेसरी है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इसका यूज करने की, कोई जरूरत नहीं है। बाकी अपने आप में परफेक्ट बनता है जब आप बात करते हैं कंट्रोवर्शियल की, देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग रियली एंड लाइक दैट, में सब जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, अपने आप में परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है। क्या बनेगा, स्टेटमेंट वाज कंट्रोवर्शियल है, कैसी स्टेटमेंट थी उनकी, कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली थी, कंट्रोवर्शियल थी। सो रियली की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस, अ लॉट ऑफ पीपल केम टू हेल्प मी। आपने कहा बहुत सारे लोग मेरी मदद करने के लिए आए, लेकिन आपने क्या किया, अ लॉट ऑफ पीपल, जो भी ये अ लॉट ऑफ आपने लिखा, इसकी जरूरत ही कहाँ थी। इसके लिए आप इतना लिख सकते थे, आपके पास एक शब्द होता है मैनी, है ना, मैनी पीपल, क्या, मैनी पीपल केम टू हेल्प मी, कई सारे लोग, काफी सारे लोग मेरी मदद करने आए, सिंपल। अलॉट ऑफ की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ऐसे शब्दों का यूज करने से बचना है, अगर आप एक इफेक्टिव जो है राइटिंग स्किल्स अपनी बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो है इसके लिए जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट की, वो क्या है, देखिए हम बात करते हैं जब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करने की, तो जब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, जो कि हम अभी मैं जस्ट इसके तुरंत बाद हमारे जो सेशन शुरू होने वाले हैं बेसिक ग्रामर्स के, तो वहां पे ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं, तो आप जानेंगे भी। तो जो एक वर्ब पार्ट होता है वाक्य का, एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं वर्ब, वो वर्ब है उसके वो कई तरह की होती है। जब आप किसी भाषा को लिख रहे होते हो तो बहुत एक मैटर करता है कि आप किस तरह की वर्ब यूज कर रहे हो वहां पे। तो आपको करना क्या है, जब आप लिखते हो किसी लैंग्वेज को, तो प्रोबेबली आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का यूज करना चाहिए, वीक वर्ब्स यूज नहीं करने चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ये सारे बात की जाएगी आपसे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वर्ब वाले पार्ट के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का आपको यूज करना है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, एक वाक्य में यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए। एक वाक्य में लिखा, आई गिव सजेशन टू हिम, मैंने उसे सुझाव दिया। अब आपने गिव का पास्ट फॉर्म यूज किया, गिव, है ना, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और सजेशन यहाँ पे एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। सो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, टू हिम,
हिम भी सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, ये नाउन के रूप में है, ये वर्ब के रूप में है। मैं बात करूँ उस गेव की। अब देखिए, अब ये गेव की जरूरत ही नहीं है ऐसे वाक्य में गेव यूज करने की। गेव यहाँ पे एक वीक वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं है। कैसे वीक वर्ब है जरा समझिए इस बात को, इसी सेंटेंस को कैसे कह सकते हैं। और भी इससे फायदा क्या होने वाला है, जब आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का यूज करते हो तो आपके सेंटेंस लेंथी होने से बच जाते हैं, ज्यादा लंबे वाक्य नहीं बनेंगे, और ज्यादा लंबे लंबे वाक्य लोगों को समझ में नहीं आते। एक अच्छा राइटर हमेशा शॉर्ट सेंटेंस रखने की कोशिश करता है, मैसेज पूरा जाए लेकिन सेंटेंस छोटा रहे। तो वहां पे आप एक कंप्लीट वर्ब यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज करेंगे। आप गिव को हटा के सीधा कर देंगे, क्योंकि सजेशन की सब जो बना है नाउन, ये एक वर्ब से बना, उसका नाम क्या है, सजेस्ट करना, सुझाव देना। तो अपने आप में आप इसको यूज कर सकते थे, गिव का यूज करने की जरूरत नहीं थी। जैसे क्या बनेगा, आई सजेस्टेड हिम, सिंपल, मैंने उसे सुझाव दिया। तो ये सारे जो बातें बताई गई हैं, ये आपकी सेंटेंस राइटिंग स्किल्स को, लैंग्वेज को जो प्रेजेंट करने की स्किल है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो बहुत बेहतर बनाता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप एक बिगनर हैं, आप शुरुआती हैं, आपको नहीं पता लैंग्वेज का ज्यादा, इंग्लिश की अगर बात करो ज्यादा नहीं जानते हैं, तो प्रोबेबली आपको, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए एक क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है, हम इसके नेटिव स्पीकर नहीं है, हम इसके स्थानीय जो वक्ता इसके नहीं है, हमें हमारे माहौल से सीखने को नहीं मिलती है, इसलिए हमें इसको सीखना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। अब बात करते हैं तो वहां पे इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ग्रामर एक टूल रहता है। कहीं ना कहीं हम कितना ही नकार, लोग कहते हैं कि ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, बिल्कुल गलत। झूठे प्रॉमिस, फेक प्रोमिस करना गलत है। ग्रामर के बगैर अगर आप कोई लैंग्वेज को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखना चाह रहे हो तो पॉसिबल नहीं होता, खासतौर से हमारे जैसे कंट्रीज के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो दैट इज वाई ग्रामर एक बड़ा पार्ट है। ये सारी चीजें अगर आप ग्रामर को फॉलो करते हुए इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत बेटर आपकी राइटिंग स्किल्स हो जाएंगे। और ग्रामर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सारी चीजें अभी जस्ट हम शुरू करने वाले हैं, एक एक चीज आपको समझाएंगे। कंप्लीट जो हम ग्रामर बिल्कुल अल्फाबेट से लेकर के और कंप्लीट एक जो रहता है वहां तक हम लेके जाने वाले हैं। सो दैट इज वाई ये जो है एक अहम पार्ट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आएंगी और आप इनका इंप्लीमेंट भी इनको कर पाएंगे और आपकी राइटिंग स्किल्स काफी बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इसलिए जो है सेशन को मैं यही खत्म करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।